नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब देश का संविधान बन रहा था, संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, तो एक मुद्दे पर बड़ी बहस हुई। बहुत से मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन एक मैं कहूँगा शायद केंद्रीय मुद्दा भी उसको कह सकते हैं, वो है केंद्र और राज्य के संबंध, कि केंद्र के अधिकार क्या हों, राज्यों के अधिकार क्या हों। और एक बात पर जिस पर आम सहमति थी कि देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, उसी समय देश का बंटवारा भी हो गया है, दो हिस्से हो गए देश के, तो देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा न पहुँचे कि इसकी व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। और आपको याद होगा जो चर्चिल का बड़ा मशहूर बयान है कि अगर आज़ादी दे दी भारत को तो ये ज़्यादा दिन एक रह नहीं पाएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा ये देश। तो उसको गलत भी साबित करना था, हालांकि साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सबको मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये गलतफहमी थी चर्चिल की, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, तो इसलिए ये राज्यों और केंद्र के संबंध को निर्धारित करने के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई और अलग अलग मुद्दों को अलग अलग सूची में डाला गया। तो ये 3 सूचियाँ कौन सी थी? एक थी सेंट्रल लिस्ट, उसमें जो विषय थे उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। पहली केंद्रीय सूची, फिर समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए जिनमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जैसे शिक्षा है और बहुत सारे मामले हैं ऐसे। उसके बाद तीसरी लिस्ट बनी स्टेट लिस्ट, यानी राज्य की सूची, जिसमें केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो राज्यों की शक्ति का ध्यान रखा गया, उनके अधिकारों का ध्यान रखा गया। ऐसा ना हो कि वो केंद्र के सब सर्वेंट बन जाए, इस बात का ध्यान रखा गया। अब ये जो बीच वाली समवर्ती सूची थी, उसमें एक और व्यवस्था की गई, क्योंकि अगर इन विषयों पर समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और दोनों ने कानून बनाया है, यानी राज्य ने भी बनाया और केंद्र ने भी बनाया, तो किसका कानून चलेगा? तो इसके लिए बड़ी स्पष्ट व्यवस्था की गई कि जब दोनों कानून बनाएंगे, राज्य और केंद्र एक ही विषय पर, और दोनों में क्लैश होगा, परस्पर जो है विरोधी होंगे, तो उसमें केंद्र के कानून को वरीयता मिलेगी, यानी केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून फिर नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से शक्ति का संतुलन स्थापित किया गया आज़ादी के बाद से, और इसीलिए देश की एकता अखंडता को उस रूप में कोई खतरा पहुंचा नहीं। लेकिन अब जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, वो ज़्यादा खतरनाक है। वो ऐसा लगता है कि देश की एकता अखंडता को, देश की सार्वभौमिकता को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से विपक्ष की शक्ति बढ़ी है संसद में वोट की लिहाज से, उसके बाद विपक्ष को संतुष्ट होना चाहिए था कि जनादेश जो आया है वो हमारे लिए भी है और सत्ता पक्ष के लिए भी है। सत्ता पक्ष को एक तरह की चेतावनी है और हमको एक तरह से ज़्यादा शक्ति संपन्न किया गया है। लेकिन विपक्ष की हताशा खत्म नहीं हो रही। अब सत्ता में नहीं आ पाए, इसकी निराशा समझी जा सकती है, लेकिन इसके लिए अपना जो विरोधी है यानी सत्ता पक्ष है, उसके खिलाफ अभियान चला सकते हैं, उसकी घेराबंदी कर सकते हैं, उसकी निंदा आलोचना कर सकते हैं, संसद में उसको घेर सकते हैं, सड़क पर उसको घेर सकते हैं। लेकिन देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सत्तारूढ़ दल को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करना है, इसके लिए ये बड़ा खतरनाक संकेत है। ये सीधे सीधे देश को तोड़ने की कोशिश है। सीए पर हमने देखा, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, कई राज्यों ने कहा हम तो नहीं मानेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, केरल की सरकार ने किया, और इसके अलावा कई राज्यों की सरकार ने किया, स्पष्ट रूप से जो भाजपा विरोधी दलों की सरकारें थीं। जबकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि जिस संविधान की वो दुहाई दे रहे हैं, इस पूरे चुनाव में जिसको सर पर लेकर घूमे,
वो संविधान बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि केंद्र के कानून को लागू करने से कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। केंद्र ने जो कानून बनाया है वो लागू होगा ही जब तक कि संसद उसको न बदल दे या फिर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला न दे, उसको रद्द न कर दे। इन दो परिस्थितियों को छोड़कर केंद्र के कानून को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये विधानसभा में प्रस्ताव का क्या मतलब है? ये एक तरह से आप देश की सॉवरेनिटी को, देश की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। ये आप सत्तारूढ़ दल को, प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनको निशाना बनाकर दरअसल आप देश की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। अब आज की बात पर आते हैं। आज ये वीडियो इस मुद्दे पर क्यों बना रहे हैं? पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समिति बनाई है, कमेटी बनाई, 7 सदस्यों की कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और लोकायुक्त भी हैं पश्चिम बंगाल के। वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक इसके सदस्य होंगे। प्रदेश की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य इसकी सदस्य होंगी। एडवोकेट जनरल इसके सदस्य होंगे, जिनका नाम किशोर दत्ता है। और सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में है राज्य की ओर से, संजय बसु, वो इसके सदस्य होंगे। और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इसके सदस्य होंगे। और पश्चिम बंगाल की डीजी पुलिस राजीव कुमार इसके सदस्य होंगे। राजीव कुमार के बारे में आप जानते होंगे, अगर भूल गए हों तो याद दिला दूँ। ये कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। इनके खिलाफ शारदा घोटाले में आरोप है। सीबीआई इनकी जांच कर रही थी। इनसे पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम पहुंची तो तृणमूल कांग्रेस ने तो घेराव कर लिया। वो उतना तो हुआ ही, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए धरने पर बैठ गई राजीव कुमार को बचाने के लिए, और उन्होंने राजीव कुमार को बचा लिया। केंद्र सरकार राजीव कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये एक तरह से चुनौती थी केंद्र की शक्ति को एक राज्य सरकार की। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में आगे कुछ क्यों नहीं किया, जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी, ये मुझे नहीं मालूम। क्या केंद्र सरकार इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी, या उसे लग रहा था कि इस मामले को आगे बढ़ाने पर ममता बनर्जी को इसकी सहानुभूति मिल सकती है? तो क्या राजनीतिक दृष्टि से फैसला लिया गया? देश की एकता अखंडता से जुड़े और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करेंगे, मुझे मालूम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं, या वो केस अब भी चल रहा है, केस जिंदा है, उस पर आगे काम होगा नहीं होगा, ये कोई जानकारी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है लगभग जो है 1.5-2 साल हो रहे हैं, ये बात जो है विधानसभा चुनाव से पहले की है। तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। उनसे पूछताछ भी हुई राजीव कुमार से, तो स्टेट से बाहर उनको दिल्ली नहीं ले जाने दिया गया। मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कोर्ट ने कहा कि उनसे पूछताछ होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में जो है टीम जाएगी सीबीआई की, वहाँ पूछताछ होगी। तो इस तरह की सहूलियत भी अलग अलग लोगों को, बड़े लोगों को अदालत से मिलती रहती है। लेकिन आज का मुद्दा राजीव कुमार नहीं है। तो ये 7 सदस्यीय कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि केंद्र ने जो अंग्रेज़ों के समय की सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस एक्ट था, उसको बदल दिया है। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य कानून, ये जो 3 नए कानून लेकर आए जो संसद से पास हुआ है, उसमें क्या राज्य सरकार कुछ परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है? अब देखिए, केंद्र के कानून पर राज्य सरकार क्या परिवर्तन कर सकती है, इस पर विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं ए.के. गांगुली, अशोक कुमार गांगुली। वो घोर भाजपा विरोधी हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, समय समय पर राजनीतिक बयान देते रहते हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री के और जो है केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देते रहते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या ये जो कमेटी बनी है ये कोई बड़े परिवर्तन कर सकती है? उन्होंने कहा इसकी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, छोटे मोटे कुछ परिवर्तन ज़रूर कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी को लग रहा है कि इसमें बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है
कि इसके क्रियान्वयन को यानी इम्प्लीमेंटेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। केंद्र सरकार ने नहीं सुना और 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू हो गए। अब 22 जुलाई से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सरकार ने पहले से घोषणा कर दी है कि इन तीनों कानूनों के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को, कि 1 हफ्ते के अंदर बताएं कि इस कमेटी के गठन का उद्देश्य क्या है। साथ ही ये भी पूछा कि आप जो परिवर्तन करना चाहती हैं, जो बदलाव करना चाहती हैं, क्या इसके बारे में केंद्र सरकार ने जब सभी राज्य सरकारों से सुझाव मांगा था तो आपने प्रस्ताव समय पर दिया था, आपने सुझाव समय पर दिया था केंद्र सरकार को। अब आगे जो बात एक कही राज्यपाल ने, दरअसल खतरा वही है। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल स्टेट विद इन स्टेट नहीं बन सकता, भारत बनाना रिपब्लिक नहीं बन सकता। वैसे इस आशय का प्रस्ताव पास होने वाला है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, वो तमिलनाडु विधानसभा में पास हो चुका है। तो इसको एक राज्य की समस्या के रूप में या एक मुख्यमंत्री या एक नेता की जिद या समस्या के रूप में मत देखिए। एक बड़ी साजिश का ये हिस्सा है कि केंद्र और राज्य में टकराव बढ़े तो उससे देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो, तो केंद्र की संप्रभुता को, उसकी सत्ता को चुनौती दी जाए। देश का सौभाग्य है कि बहुत कम राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। कल्पना कीजिए अगर केंद्र में भाजपा की सरकार होती और लगभग सभी राज्यों में भाजपा विरोधी सरकारें होती तो आज क्या दृश्य होता। तो ये जो टेंडेंसी है, इसको एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जो भी कदम, जो भी बयान, जो भी काम किसी पार्टी का, किसी मुख्यमंत्री का या मंत्री का या फिर किसी नेता का, विधायक का, सांसद का देश की एकता को चोट पहुंचाने वाला या उसके लिए खतरा पैदा करने वाला हो, उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और जो आशंका जाहिर की है राज्यपाल ने, दरअसल वो तो हो चुका है, ज़मीन पर लागू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल एक स्टेट विद इन स्टेट बन चुका है। वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को घुसने नहीं देते, वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, वो जेल जाने से बचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से। केंद्र का कोई आदेश मानने से मना कर देती है राज्य सरकार, केंद्र के पास कानून को लागू करने से मना कर देती है। ये सब लक्षण वही है। ये अलगाववाद के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, चाहे ये पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव हो, तमिलनाडु का हो, या इससे पहले CAA पर केरल का प्रस्ताव हो विधानसभा का। ये सब कहने को तो भाजपा विरोधी है, मोदी विरोधी है, इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल अल्टीमेटली तो ये देश के विरोध में है। और फिर आपको याद दिला दूं, अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो में याद दिलाया था CDS विपिन रावत का, जनरल विपिन रावत का वो बयान कि भारत को भविष्य में 2.5 मोर्चों पर लड़ना होगा, चीन, पाकिस्तान और घर के अंदर का मोर्चा। तो ये घर के अंदर का मोर्चा है। अगर इस घर के अंदर के मोर्चे पर पहले जीत हासिल नहीं की तो बाहर के मोर्चे से लड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत ज़्यादा है। इसको राजनीतिक विरोध मानकर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार कितनी गंभीरता से लेगी, नहीं लेगी, क्या कदम उठाएगी, नहीं उठाएगी। मेरा तो बहुत समय से मानना है कि पश्चिम बंगाल इस समय एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल फिट केस है आर्टिकल 356 इस्तेमाल करने के लिए, यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार का विचार ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि इतने मौके आए और अब भी मौके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके बारे में ऐसा लगता है विचार भी नहीं किया। अब वो केंद्र सरकार का फैसला है, उसमें हम आप तो कुछ दखल दे नहीं सकते। लेकिन ये जो टेंडेंसी है, इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो ये महामारी का रूप ले लेगी।
तब इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा उससे किसी पार्टी, किसी सरकार को नहीं, देश की एकता और अखंडता को होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।